नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने देखा है त्रिभुज, चतुर्भुज। मतलब जब त्रिभुज हमने बताया था तो आपको बताया था कि एक शादी का प्रस्ताव आया था, ठीक है ना? तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वैसे तो आए 4-5 लड़कों के थे प्रस्ताव, ठीक है? किसी लड़की के घर पे कितने प्रस्ताव गए थे? त्रिभुज का प्रस्ताव गया, चतुर्भुज का गया, वृत्त का गया और बहुत सारे बहुभुज हैं, उनका भी गया, ठीक है? तो उन प्रस्तावों में से हमने 2 को तो समझ लिया, त्रिभुज को समझ लिया, उसकी सर्वांग समता, समरूपता के हिसाब से उसमें कितने प्रकार से उनके नियम हैं, ठीक है ना? इसको हमने समझ लिया और अभी हमने चतुर्भुज भी इसके पहले समझ लिया, है ना? कितने प्रकार के चतुर्भुज हैं, ठीक है? तो वो समझ लिया। अब तीसरा लड़का आया है जिसका नाम है वृत्त, ठीक है? और यदि इसको हम समझ लेंगे तब तो शादी अच्छे से होगी, तब तो शादी हो पाएगी। परिवार वाले समझना चाहते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे वृत्त में केंद्र होगा, त्रिज्या होगी, जीवा होगी, व्यास होगी, चाप, छेदक रेखा, वृत्तखंड, त्रिज्य खंड, परिधि, स्पर्श रेखा। इसमें हमने पहले जो था तो इसमें क्या देखा था? इसका क्षेत्रफल निकालना सीखा था, इसका परिधि निकालना मतलब परिमाप निकालना सीखा था, ठीक है ना? इसी का आयतन, इसी से निर्मित जो बेलन था, शंकु था, ये हमने सीखा था। किंतु अब मैं संतुष्ट नहीं था। वही कहानी जो त्रिभुज में हमने बताई थी कि भाई हमें लड़के के बारे में और बताइए। तो अब क्या है, लड़की वाले लड़के वाले के घर गए हैं, ठीक है ना? अब ये दूसरी जगह है। अब इसमें दूल्हा कौन है, मतलब लड़का कौन है? अभी दूल्हा तो नहीं बना, लड़का कौन है? इस बार अभी वृत्त है, हमारा वृत्त। एक एक करके वृत्त की और खूबियों को देखते हैं कि उसकी आय कितनी है, उसकी नशा तो नहीं करता, है ना, किस देश से है, इन सब को समझते हुए और उसमें और क्या चीजें हैं और क्या खूबियां हैं, लड़का और लड़की दोनों को ले आएंगे। यदि मतलब मिलान करेंगे तो वो कैसे गुण दर्शाएंगे, तो उनका क्या जीवन, उनकी और कुंडली मिलान करते हैं, ठीक है ना? तो उसमें क्या निकल के आता है, फिर इसके बाद शादी की चर्चा करते हैं, है ना? और शादी कराते हैं, जिससे भी होगा, त्रिभुज से हो और चतुर्भुज हो या वृत्त हो या अन्य एनआरआई हो, जैसे बहुभुज, ठीक है ना? तो मजाक के लिए था। तो हम बहुभुज इसके बाद समझेंगे अंतिम में कि कोई जैसे बाहर का है, विदेशी नागरिक है, बहुभुज है, उनको भी समझेंगे। तो अभी तक हमारे 3 लड़के थे, उनको समझ लेते हैं। 2 को हमने समझ लिया है, त्रिभुज और चतुर्भुज। अब हम समझते हैं वृत्त में। तो वृत्त में ध्यान दीजिएगा, वृत्त में पहला चीज है केंद्र। ये सबको पता है कि ये केंद्र है, ठीक है ना? फिर दूसरी क्या है? त्रिज्या। तो सेंटर से यहां के बीच ये जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है? जीवा क्या है? भाई किसी भी वृत्त को कहीं से भी 2 बिंदुओं पे काट दे वो। जैसे ये है, यहां से ये, मान लो यहां से यहां भी काट दी, ठीक है? तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, इस सेंटर से जाती हुई एक ये भी तो रेखा है, ये भी तो एक जीवा ही है। हां, इसका नाम है, इस जीवा का नाम है व्यास। मतलब वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास। क्लियर? ठीक है, ये भी एक जीवा है क्योंकि 1 और 2 बिंदुओं पे काट रही है। क्लियर? तो ये होती है व्यास, जो कितना है? ये आर है और ये आर है, तो ये 2r होता है व्यास। ये हो गई आपकी जीवा, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा है। लेकिन इस सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है? कोई आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी जीवा बताइए कितनी होगी, इससे बड़ा तो नहीं होगा। अब इधर आओगे तो ये छोटा ही होता जाएगा ना। इससे बड़ा सेंटर से मिलाते हुए जो जाएगा वो उससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया, उस जीवा को ही व्यास बोल देते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं और कुछ देख लेते हैं भाई। मान लीजिए यहां से और यहां के बीच हमने एक इस त्रिज्या पे इतना बड़ा चीज ये लिया, मान लीजिए, ठीक है? इस चीज को क्या बोलेंगे? पहले भी हमने जब पढ़ा था कोण को तो इसको समझा था ना कि ये क्या है? हमारा चाप है। इसे क्या बोलते हैं?
यहां से यहां, यही है आर्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आर्क। तो ये सेंटर हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ये आर्क हो गया, ये व्यास हो गया, ये जीवा हो गई। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई। अब चलते हैं, यहां तक हमने समझ लिया। अब आते हैं छेदक रेखा में। ठीक है ना? मान लीजिए बाहर से, यहां से कोई, अभी तो अंदर ये काटा था तो ये जीवा हो गई, बात समझिएगा। लेकिन बाहर से कोई इस वृत्त को यदि दो बिंदुओं पे काट दे तो इस रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं सिकेंट बोलते हैं। ठीक है? फिर देखिए, और अगला वृत्तखंड क्या है। ठीक है ना? देखिए वृत्तखंड के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई मान लीजिए, यहां पे बता देते हैं इसको, ये, ठीक है ना? मान लीजिए ये जीवा हमने खींची, तो एक तो ये वृत्तखंड हो गया इधर का, बस समझ में आई। और इसके ऊपर का ये वाला, तो ये इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और इसके ऊपर जो है वो भी तो वृत्त का एक खंड है ना। दो टुकड़े हुए कि नहीं हुए? एक इधर वाला, जीवा के इधर वाला, एक जीवा के ऊपर वाला। तो जो जीवा के नीचे है वो छोटा है, उसे क्या बोलेंगे? लघु वृत्त खंड। और जो ऊपर है उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। तो जीवा से निर्मित जो भी ये चीज है इसको वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, तो भैया अब आप बोलोगे कि ये त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड को क्या बोलते हैं? सेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहां पे इस जीवा से इधर बनाया था तो वृत्तखंड कहलाया, वैसे ही इन त्रिज्याओं के बीच इस बने हुए भाग को क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड या सेक्टर बोलेंगे। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वृत्तखंड को सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। और इस त्रिज्य खंड को क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या? सेक्टर। ये हो गया सेगमेंट। ये हो गई छेदक रेखा। ठीक है ना? अब देखिए, यहां से लेके ये पूरा क्या है? ये है चाप। चाप चाप, ये पूरा चाप है, मतलब ये आर्क जो है, यदि यहां से लेते हुए ये चाप ये पूरा घूम के यहीं आ जाए, इसी का नाम तो परिधि है। इसी का नाम तो परिधि है। या ये होती कितनी है? 2πr। हमने बताया था ना कोण वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं कि भैया इस वृत्त को कोई रेखा यदि स्पर्श करते हुए बाहरी रूप से यहां चले जाए तो यह क्या कहलाएगी? यही इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो इतनी चीजें थी। केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई, ये जीवा हो गई, ठीक है ना? ये छेदक रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये वृत्त खंड हो गए दो, ये त्रिज्य खंड हो गए। बात समझ में आई? इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? ये व्यास हो गया। क्लियर? अब इन्हीं से जो चीजें, अब ये हमारे, ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम इधर आते हैं तो इसमें क्या क्या हमें नई चीज मिलती है। ठीक है ना? इसको हम देख लेते हैं कि भाई हमारा जो वृत्त है कैसा गुण धर्म दिखाता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने कुछ यहां लिखा है, आर्क लिखा है, सीकेंट लिखा है, पॉइंट लिखा है, कॉर्ड लिखा है, टेंजेंट लिखा है, टेंजेंट प्लस कॉर्ड लिखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा है। ये इतनी चीजें हमने लिखा है। हमने यहां पर 24 ऐसे ही वृत्त और ये सब निर्मित किए हैं। और अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हमें मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ये सेंटर हो गया। अभी हमने समझा है कि आर्क यहां से किसी भी वृत्तखंड में ये जो दूरी होगी वो आर्क कहलाती है, चाप कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, यहां से यदि इतना बड़ा आर्क हमने लिया तो जो सेंटर में यहां पे कोण बनेगा ना वो थीटा है, मान लीजिए। अब फिर इसी टुकड़े को उठाकर मान लीजिए मैं यहां रख दूं या यहां रख दूं, तो अब बताइए कि सेंटर में कितना कोण बनेगा? बताइए। उतना ही कोण बनेगा जितना यहां बना हुआ है। बात समझ में आई? मतलब
जितना बड़ा वो ये चाप उतना ही बड़ा ये चाप यदि है तो सेंटर इनके बीच बनने वाला कोण भी, अब चाहे ये इसकी स्थिति यहां कर दो, इस चाप की स्थिति यहां कर दो और ऐसा बनाओ तो भी ये थीटा ही रहेगा। मतलब यदि चाप बराबर तो अन्य जगहों को बदल दो, यदि इनके चाप की लंबाइयां बराबर तो कोण बराबर। या तो इसका उल्टा भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि भैया यदि ये थीटा बराबर आपस में तो चाप बराबर। ऐसा भी तो होगा भाई, आपने बोला कि चाप यदि ये बराबर हैं तो इनके बीच बनने वाले कोण बराबर, तो मैं बोलूंगा कि भाई यदि ये कोण बराबर तो ऐसा भी तो बोल सकते हो कि ये चापों की लंबाई भी बराबर होगी। एक चीज निकल के आई। आर्क से आगे बढ़ते हैं। दूसरा ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर है मान लीजिए, ठीक है ना, और हमने यहां पर एक आर्क खींचा, ये आर्क खींचा और इसको हमने सेंटर से मिलाया। ध्यान दीजिएगा, ये हमने इसको सेंटर से मिलाया। अब हमें ये थीटा चाहिए, ठीक है, ये थीटा हमें चाहिए। तो एक काम करो, इसको निकालने के लिए क्या होता है, इस बड़े वाले आर्क, देखो ये एक आर्क छोटा हो गया और एक इधर का दीर्घवृत्त खंड वाले का जो आर्क है यहां पे ये हो गया। तो यहां से लेके यहां तक कहीं भी आप इसको ले जाइए ऐसे मिलाते हुए उसी आर्क से, ठीक है। और इस वृत्त में जहां आप मिलाए हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि ये मान लीजिए थीटा है तो ये कितना होगा, इसका दुगुना होगा, 2 थीटा होगा। बात समझ में आई। तो आर्क में दो होंगे, ये कंडीशन हो गई इस वृत्त में दो प्रकार के आर्क से निर्मित। यदि ये थीटा है तो ये जो सेंटर में इस आर्क से निर्मित कोण होगा उसका, ये मान लो 40 है तो 40 दूनी ये 80 कहलाएगा। बात समझ में आई। अगला सेकंड क्या है ये, ठीक है ना, देखिए ये क्या है, छेदक रेखा। मान लीजिए कोई एक यहां बिंदु है, उस बिंदु से इस वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक ये हो गई, दो हो गई, तीन। तो एक किसी बिंदु से इस वृत्त पे कितनी, अनंत छेदक रेखा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सेकंड को छेदक रेखा। वो देखिए उधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस सेकंड में ध्यान दीजिएगा कि कितनी छेदक रेखाएं एक बिंदु से खींची जा सकती है, अनंत। तो अब इसका उपयोग होगा, कहीं ना कहीं उपयोग होता होगा, तो इसका उपयोग हम करेंगे, एक एक करके समझ लेते हैं पहले। अब अगला आते हैं पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, तीन बिंदु हैं मान लीजिए, असंरेख है, मतलब एक रेखा में नहीं होने चाहिए, 1 2 3 ऐसे नहीं होने चाहिए, असंरेख होने चाहिए। तो उन तीनों को मिलाते हुए केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, दूसरा वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। दिमाग में आया। आपसे कोई पूछे कि भाई यहां पे हम 3 असंरेख बिंदु हम बनाए, ठीक है ना, मान लो हमने भी ये बनाया, तो आप बोलोगे कि भाई इससे केवल एक ही वृत्त बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ। वही चीज ये है कि यदि ये 3 बिंदु हैं असंरेख तो इससे केवल एक वृत्त बनाया जा सकता है, ठीक है ना। कोई आपको परेशान करे कि भाई दूसरा बनाओ, तो बोल देना कि नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। अब इस दूसरे बिंदु पर इसमें आते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। ये एक बिंदु हो गया, एक ये बिंदु, इसमें 2 बिंदु हमने लिए। अब इन 2 बिंदुओं से जाते हुए, ठीक है ना, हम अनंत, ठीक है ना, ऐसे ही इसके ऊपर कितने सारे हम इन 2 बिंदुओं से जाते हुए बना सकते हैं, बताओ, ठीक है ना। और बड़ा लो बना दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे ही हम अनंत क्या बना सकते हैं, 2 बिंदुओं से इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है।
तो ऐसे हम अनंत वृत्तों का निर्माण कर सकते हैं। ये हो गया बिंदु से दो चीजें निकल के सामने आई। ठीक है, अब आता है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जीवा। तो जीवा क्या है भाई? वृत्त के कहीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यही ना है जीवा, या कॉर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस सेंटर से यहां पे यदि आप इसके मध्य यहां लाओगे और ये 90 डिग्री हो, ठीक है ना, ये क्या है? लंब हो, तो इसको ये समद्विभाजित करता है। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। शर्त क्या है? इस जीवा पर ये लंब होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यदि ये पूरा 20 था तो एग्जैक्ट ये 10 होगा, ये 10 होगा। इनकी बड़ी उपयोगिता है आगे सवालों में, ठीक है ना, इनके सवालों में बड़ी उपयोगिता, इसलिए इनको समझना बड़ा आसान भी है। देखिए, कठिन थोड़ी ना है इसमें कि भाई सेंटर से आप लंब डालोगे, ठीक है ना, इस किसी जीवा पर, तो ये इस जीवा को समद्विभाजित कर देती है, मतलब आधा आधा कर देती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, और यहां पर हमने एक जीवा खींची, यहां भी एक हमने उतनी ही बड़ी जीवा खींची, जितना ये है उतना ही ये है, समझिएगा। तो जो केंद्र में कोण बनेगा ना, जो केंद्र में ये कोण बनेगा, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। बात समझ में आई? कैसे? जितना लंबाई का ये है उतना ही लंबाई का यदि ये है, तो यदि कोण ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। यहां पे हमने आर्क के लिए समझा था, वही कंडीशन यहां पे यदि जीवा बराबर हैं तो उनके बीच सेंटर में बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं ऐसा बोलूं कि ये यहां पे दो त्रिज्याओं के आपस में बीच में यदि कोण बराबर हो, तो जीवाओं की लंबाइयां भी क्या होंगी? बराबर होगी। मतलब ये जीवा इस जीवा के बराबर होगी। ठीक है, तो यह हो गई दूसरी चीज। और आगे बढ़ते हैं भाई, जीवा में और क्या क्या हमें मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। जीवा में मान लीजिए एक ये जीवा है, ठीक है ना, और एक यहां से यहां तक एक बड़ी जीवा है, ठीक है। अब आप बताइए कि सेंटर से ये जीवा पास में होगी कि सेंटर से ये जीवा पास में होगी? इतनी बड़ी जीवा अब नीचे तो खिसकेगी नहीं, ये वाली जीवा और ऊपर तो जाएगी नहीं, क्योंकि लंबाई की लिमिट होती है ना भाई। कोई लकड़ी मैं ले लूं, यदि इसकी लंबाई को तो यही फिट होगी, ऊपर मैं करूंगा तो क्या ये जाएगी? किसी रिंग में डाल कैसे देखना, कभी जाएगी? नहीं जाएगी। वही कंडीशन जीवा के साथ है। तो ये होता है कि कोई भी जीवा यदि बड़ी है तो वो क्या है? सेंटर के पास होती है, और यदि को उससे यदि छोटी जीवा है तो वह सेंटर से दूर होती है। ये देखो, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दुगुना है लगभग लगभग इससे। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अब जीवा हमारी यहीं से सेंटर से चली गई, ठीक, समझिएगा, हमारी ये जीवा जो है सेंटर से चली गई। अब चाहे हम यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, मिलान करते हैं, देखिएगा, ऐसा त्रिभुज बनाएं तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। अरे, ये 90 डिग्री का होगा? हां, शर्त क्या है? ये व्यास मतलब सेंटर से होकर जाने चाहिए। मतलब व्यास पे इधर यदि हम बनाएंगे या इधर बनाएंगे तो हमेशा वो कोण कितने का होगा? 90 का होगा। चाहे ये इस पोजीशन में बने, चाहे इस पोजीशन में बने तो भी ये 90 का होगा, चाहे इस पोजीशन में ये त्रिभुज बने
तो भी ये 90 डिग्री का ही होगा। बात समझ में आई? इसमें क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? अगला मान लीजिए यहां पे हैं आप और एक आपने ये जीवा डाली, ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? दीर्घवृत्त खंड। तो दीर्घवृत्त खंड में दीर्घवृत्त खंड की ओर ये हो गया, इस सेंटर से इधर ये वाला जो है ये दीर्घवृत्त खंड है, ये लघुवृत्त खंड है। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या होगा कि यहां पर बनने वाला हर कोण, इससे बनने वाला हर कोण, ठीक है ना, क्या होगा? न्यून कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। जब व्यास से ले जाओगे तो 90 डिग्री मिलेगा किसी भी बिंदु पे, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, ठीक है ना। किंतु यदि कोई मान लो कि सेंटर से न जाते हुए थोड़ा सा नीचे से जा रहा है, तो यह क्या हो गया? दीर्घवृत्त खंड। और दीर्घवृत्त खंड पर किसी जीवा से अंतरित जो ये कोण का होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा थीटा। ये जो थीटा है ना 90 से कम होगा। बात समझ में आई? नहीं आई? अब वहीं पे तीसरी बात आती है कि यदि ये तो हो गया इधर वाले का, दीर्घवृत्त वाले का, इसके विपरीत कंडीशन हो जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए तो ये थीटा कितना होगा? मतलब लघुवृत्त खंड में बना किसी जीवा से जो कोण होता है वह न्यून कोण होता है, ठीक है, तो सॉरी अधिक कोण होता है। मतलब ये किस किस के बीच में होगा? 90 डिग्री से अधिक, ठीक है ना। थीटा जो है, ये जो थीटा है 90 डिग्री से और 180 डिग्री से, सॉरी, थीटा इज ग्रेटर देन इतना और 180 से कम, ऐसा। मतलब 90 और 180 के बीच में ये कोण होगा, मतलब अधिक कोण होगा, ठीक है ना। 100 होगा, 120 होगा, 130 होगा, तो इसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो लघुवृत्त खंड में अधिक कोण और दीर्घवृत्त खंड में न्यून कोण, 90 से कम। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। कोई ये जीवा हमने लिया और अब देखा, चाहे यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं, किसी जीवा से अंतरित कोण ये थीटा 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 मतलब बराबर होंगे। बस समझ में आई? चाहे किसी भी बिंदु पे इसमें त्रिभुज बनाओ, यदि कोण मान लो ये 40 आया ना, तो ये त्रिभुज बनाओगे तो ये भी 40 आएगा। यदि इसी से इसी, हाँ, शर्त ये है कि इसी के बेस यही होने चाहिए। समझ में आया? मतलब त्रिभुज की ये भुजाएं इन्हीं दोनों में जाके मिलनी चाहिए, इसी जीवा से मिल आधार होना चाहिए, तब जाके यदि ये 40 तो ये भी 40, ये 40 ये 40, मतलब कहीं भी बनाओ, तुम यहां बना लो ना तो भी वो 40 ही होगा। ये कोण कितना होगा? 40, मतलब थीटा ही होगा। मेरी बात समझ में आई? चाहे अब इधर नीचे ले लो, तुम इस बिंदु पे ले लो, इस बिंदु पे ले लो, तो यदि ये कोण है अल्फा तो ये भी होगा अल्फा। बात मेरी समझ में आई? तो ये होता है जीवा से कोणों के बारे में, ठीक है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा। कि यहां पे यदि मान लीजिए कोई ये जीवा है ऐसे और एक दूसरे को काट रही है इस P बिंदु पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां काट रही है। यदि ये A है,
ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसमें क्या होगा कि इसका और इसका गुणनफल इसके और इसके गुणनफल के बराबर होगा। कैसे? ए पी इंटू पी बी इक्वल टू किसके? सी पी इंटू पी डी के। बात समझ में आई? मतलब ये गुणे ये बराबर ये गुणे ये होता है। अब यहीं पे कंडीशन एक और आ गई। कैसी कंडीशन? मान लीजिए कि अभी तो ये जीवा अंदर थी, ठीक है, अब ये अंदर ना कटे, कोई ऐसी जीवा है, मान लीजिए एक यहां से हमने ऐसी जीवा डाली, अब ये आपस में अंदर तो नहीं कट रही हैं, तो इसको एक काम करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यदि हमने इसको बढ़ाया ऐसे तो ये बाहर कहीं कटी। अब बोलोगे भैया यार अब ये वाला नियम इसमें भी लगेगा क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ भाई, इसमें भी वही नियम। यदि इसको मैं P मान लूं, इसको A, इसको B मान लूं, इसको C, इसको D मान लूं, तो वही नियम P A वही, या ऐसा बोलूं A P, ठीक है ना, गुणे B P कर दूं, A P गुणे B P इज इक्वल टू C P गुणे D P। मतलब ये गुणे ये और ये गुणे ये बराबर होंगे। तो ये होता है इसके अंदर यदि काटता है कोई जीवा, और ये है कि ये जीवाएं यदि बाहर कटती हैं, ठीक है ना। और इसमें और क्या चीज बचती है? अब आ जाते हैं हम लोग टेंजेंट वाले में। तो ये हो गई किसकी कहानी? इसकी आपकी जीवा से निर्मित चीजें जो हो गई, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? आगे देखते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अभी ऐसा नहीं है। टेंजेंट वाले में देखते हैं टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट हम मतलब स्पर्श रेखा। तो किसी वृत्त पर ये स्पर्श रेखा है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है? स्पर्श करके जा रही है। तो इस बिंदु से ये यदि इसको मिलाओगे त्रिज्या को, तो ये 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? क्लियर? तो ये हो गया स्पर्श रेखा की एक चीज, और एक ही स्पर्श रेखा इसमें अभी हमने बनाई। तो ये 90 डिग्री का कोण होता है स्पर्श रेखा में वृत्त के केंद्र से। अच्छा, यदि मान लीजिए ऐसी मैं कंडीशन कर दूं कि दो वृत्त ले लूं एक वृत्त के अंदर, तो जहां ये छूते हैं ना वहां पे एक स्पर्श रेखा बनती है। क्लियर? फिर अगला, मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो जाए, ठीक है, तो भाई साहब यहां से ये स्पर्श रेखा और यहां से ये स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं हो गई, और तीसरी स्पर्श रेखा इन दोनों को स्पर्श, तो उभयनिष्ठ, इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। मतलब इस वृत्त के लिए भी और इस वृत्त के लिए भी, इस वृत्त के लिए भी और इस वृत्त के लिए भी ये क्या है? उभयनिष्ठ। मतलब कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। तो इसमें भी देखो ये भी हो गया कॉमन टेंजेंट इन दोनों वृत्तों के लिए, ये भी है, मतलब इसमें भी छू रहा है, इसमें भी छू रहा है, तो ये भी हो गया। तो कितने इसमें कॉमन टेंजेंट है? कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं? 1 2 3। इसमें कितनी है? 1। बात समझ में आई? अब एक और कंडीशन हो सकती है कि भाई साहब इन वृत्तों को मैं दूर कर दूं, अभी टच करके रखा था ना, अब इन वृत्तों को ही दूर मैं कर दूं, यदि ये देखिए, तो ये तो एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा। और बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है। कैसे? यहां से स्पर्श करते हुए यहां टच कर जाए, तो इधर से भी फिर बनेगा, इधर से स्पर्श करते हुए इधर स्पर्श कर, मतलब 1 2
3 4। तो इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो गई? 4। जब दोनों अलग अलग दूर दूर रखे होंगे तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं? 4। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यदि आपसे कोई यदि ये पूछ ले कि इन उभयनिष्ठ रेखाओं में से पहले तो इसकी लंबाई निकालिए, तो जितनी इसकी ये होगी उतनी ही इसकी ये होगी, ठीक है? जितनी ये होगी उतनी ही ये। इसको बोलते क्या है? ये तो बोल दिए हम लोग क्या? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दोनों को स्पर्श कर रही है। लेकिन ये क्या है? ये तिरछी जा रही है, तो इसको बोलते हैं तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ क्यों? क्योंकि दो वृत्तों में दोनों में टेंजेंट है, यहां भी और यहां भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ, कॉमन स्पर्श रेखा। तो देखो, यदि आपसे कोई पूछे कि ये निकालो, और ये मान लो यहां से ये कितना है स्पर्श रेखा? AB है। तो स्पर्श रेखा AB की लंबाई यदि आपसे कोई पूछेगा, मान लीजिए पूछ ही लिया, तो क्या करोगे? अंडर रूट लगाना, और यहां से यहां के बीच की दूरी, मान लीजिए ये C1 है और ये C2 सेंटर है, तो C1 और C2 के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस, अब क्या माइनस? जो इनकी त्रिज्याएं हैं, मतलब यदि ये R1 है और ये छोटा है थोड़ा, तो ये R2 है, तो उनके त्रिज्याओं का अंतर करना और स्क्वायर कर देना, यही इसकी लंबाई होगी AB की। मतलब सेंटर इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर कर देना, माइनस R1 माइनस इनकी त्रिज्याओं को माइनस करके स्क्वायर कर देना और अंडर रूट मार देना, तो ये यहां से और यहां तक की उभयनिष्ठ कॉमन जो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, उसकी लंबाई आ जाएगी। आगे देख लेते हैं। इसी में यदि यहां से ये मान लीजिए C है और ये D है, तो अब आपसे कोई पूछे कि C और D की भी लंबाई बता दीजिए, आपने इसकी A और B की तो बता दी, तो इस तिर्यक वाले की भी तो बता दीजिए। तो मैं बोलूंगा भाई वही लिख लो ना, क्या दिक्कत है? अंडर रूट C1 और C2 के बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस, यहां पे जो ये माइनस था ना, केवल इसको क्या करना है? इनकी त्रिज्याओं को जोड़ के स्क्वायर कर देना है और अंडर रूट कर दोगे, तो इस तिर्यक वाली टेंजेंट, उभयनिष्ठ टेंजेंट की क्या आ जाएगी? C और D की लंबाई आ जाएगी। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, C और D को। बात समझ में आई? ये C। फिर ये चीजें हो गई, और आगे थोड़ा सा कुछ बचता है क्या, देख लेते हैं। स्पर्श रेखाओं में ये चीज यहां तक हो गई। हाँ, एक चीज और बच रही है, देख लेते हैं कि यदि किसी बिंदु से इसमें ये स्पर्श रेखा डाली जाए और यहां से ये स्पर्श रेखा डाली जाए और यहां से ये काट दिया जाए और इसको P बोल दिया जाए, इसको A बोल दिया जाए, इसको B बोल दिया जाए। अब क्या कंडीशन होगी देखिए, और इसको मैं बोल देता हूं T, ठीक? तो इसमें क्या होगा कि PT, इसको सॉल्व भी करते थे, प्रूफ भी किए हो आप लोग, PT स्क्वायर गणित में, ठीक है ना, PT स्क्वायर बराबर वही चीज PA इंटू PD। क्लियर है? मतलब इस ये दूरी गुणे ये दूरी बराबर PT स्क्वायर, ये होता है इसके लिए, ठीक है। एक और चीज हो सकती है क्या, यहां एक कोई यदि बिंदु है, तो इससे यदि इसको मिलाओ
और ये स्पर्श रेखा डालो तो होता क्या है कि जितना ये है उतना ही ये है। मतलब एक बिंदु से किसी वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है भाई, यहां तक हमने समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं यहां पे टेंजेंट प्लस कॉर्ड लिखा है, तो भाई एक टेंजेंट बना लो और उसी से जोड़ते हुए एक कॉर्ड तैयार कर लो, इसको बोलते हैं जीवा। दो बिंदुओं पर काट रही है तो जीवा, और ये हो गई स्पर्श रेखा, इसीलिए टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, कॉर्ड मतलब जीवा। तो टेंजेंट और कॉर्ड हमने बना लिया। अब क्या होता है इसमें देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, इस वाले को ध्यान से देखिएगा, ये इधर का जो ये बना है तो इस वाले को बोलते हैं, इसके लिए एकांतर वृत्त खंड, एकांतर वृत्त खंड, एकांतर वृत्त खंड। बात समझ में आई, नहीं आई भाई? यदि मान लीजिए ये अल्फा है, मान लीजिए ये जीवा है, तो ये हो गया इसके लिए एकांतर वृत्त खंड, और इधर के लिए क्या हो गया, यदि ये थीटा है तो इस थीटा के लिए इधर हो गया, इसके लिए ये हो गया एकांतर वृत्त खंड। इस कोण के लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया। बस समझ में आई? अब इसी में ध्यान देना कि इसी से निर्मित यदि मैं कोई कोण निर्मित करूं, जैसे मान लो ऐसा, और इसको यहां पर मिलाऊं, तो जो ये कोण होगा ना वो अल्फा ही होगा। मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। तो इसके लिए भी तो वही होगा थीटा के लिए, कि भाई साहब इसी जीवा से इस छोटे वाले वृत्त एकांतर वृत्त खंड के लिए यदि आप इधर अल्फा लिए तो इसके इधर वाला अल्फा हो गया। ठीक है ना? तो यदि ये थीटा है तो इस जीवा से ही इधर वाले में निर्मित ये कोण भी थीटा हो जाएगा। मतलब ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये इधर थीटा है तो ये इसके इधर वाला थीटा होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ये होता है एकांतर वृत्त खंड। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, यदि मान लीजिए इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, ये है हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या है, मान लो कोई भी चार बिंदु लो, कोई भी चार बिंदुओं को ऐसे मिलाओ। ठीक है, तो वृत्त में बने चार बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनता है उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। बात समझ में आई? क्या है चक्रीय चतुर्भुज बताइए? मान लीजिए यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो किसी भी वृत्त में चार कोनों से यदि ये चार बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जो चतुर्भुज बनेगा उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो इसके कुछ गुण होंगे, इसके कुछ गुण होंगे। क्या गुण है भाई, देख लेते हैं। कि ये कोण और ये कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। और कोण वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि संपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, पूरक में 90 और संपूरक में 180। तो कोण C प्लस कोण A बराबर 180 होना चाहिए। तो कोण B और कोण D भी तो एक दूसरे के संपूरक हैं, देख लेते हैं। अपोजिट है तो कोण B प्लस कोण D इक्वल टू 100। क्लियर? मतलब आमने सामने की भुजाओं के, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? किसमें? यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, आगे आते हैं। इसी में मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज है,
ठीक, अब हम इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कोण क्या है, अंतः कोण है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के अंतः कोण क्या है, ये हैं, और ये कहलाता है बाह्य कोण। मान लीजिए ये अल्फा है, कितना है, अल्फा है। तो इसमें क्या होता है कि इधर वाले में इसके ये वाला कोण अल्फा होगा। चक्रीय चतुर्भुज में ये बाह्य कोण इस अंतः वाले सम्मुख कोण के बराबर होता है। मतलब यदि मैं अब इसको देखूं तो बताइए क्या होगा, ये वाला इस वाले कोण के, यदि ये थीटा है तो ये थीटा है। बात समझ में आई? यदि मान लीजिए ये क्या है, ये ए कोण है, तो ये ए कोण मतलब इसके सामने वाला कोण ए होगा। क्लियर? मान लीजिए ये कोण बी है, तो इसके सामने वाला मतलब ये बी कोण होगा। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आया? यदि चक्रीय चतुर्भुज है तो यदि बाह्य कोण आपको इसमें पूछा जाए तो उसके सामने वाले अंतः कोण को बता दो तो यही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समस्या? तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जितनी भी चीजें थी इसमें वो हो चुकी हैं। हाँ, एक चीज छूट रही है। क्या? यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब आपने अभी तो बताया था कि पाई आर स्क्वायर से क्या निकालते हैं, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन मेरे पास ये हो गया और ये हो गया, मतलब सेक्टर आ गया और सेगमेंट आ गया, वृत्तखंड आ गया और त्रिज्यखंड आ गया। अब यदि हम बोले कि इस टुकड़े का क्षेत्रफल बताओ, इस सेक्टर का क्षेत्रफल बताओ, तो कुछ नहीं करना है, सेक्टर के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 का गुणा कर देना, ये सेक्टर का इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं कि यहां से लेके ये टोटल लंबाई कितनी थी, 2 पाई आर, यही ना था, 2 पाई आर। तो इसमें क्या करें कि यदि इतने की लंबाई तुमको चाहिए तो इसमें भी थीटा बटे 360 कर दो, ये लो, इसकी आर्क की लंबाई आ जाएगी। किसके? सेक्टर की। सेक्टर के आर्क की लंबाई 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। तो बोलोगे कि भैया अब यही तो बचा है, इसका क्षेत्रफल मुझे बता दो बस, वृत्तखंड का। तो लो भैया, इसका क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का हमको ये निकालना है ना, तो यहां से यहां तक का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई साहब, देखो इसको निकालना है तो यहां से यहां के टोटल जो त्रिज्यखंड है उसको निकाल लूं, मतलब किसका क्षेत्रफल, सेक्टर का जो एरिया है उसमें से इस वाले त्रिभुज, ये जो बना हुआ त्रिभुज है इसको हटा दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इसमें माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इस सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें दिक्कत हो रही है तो इसका याद रखना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये थीटा क्या है, ये कोण है। क्लियर? तो वृत्तखंड का, सेक्टर का ऐसे निकाला जाता है। ठीक है ना, ये चीजें इसमें इतनी थी, हमने आपको ये बता दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसमें जितनी भी चीजें निहित थी, ठीक है ना, वो आ चुकी हैं। हाँ, एक चीज और थोड़ी सी बच रही है। क्या इसमें एक चीज और हो सकती है कि मान लीजिए कि जीवाएं हमारी ये बराबर हों, तो सेंटर से इनकी दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। वो चाहे जीवा फिर यहां हो क्यों ना हो,
तो भी जितना ये उतना ही ये और उतना ही, बात समझ में आ रही है? तो बराबर यदि जीवाएं हैं तो सेंटर से उनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। तो ये चीज एक छूट रही थी जो हमने आपको बता दिया। और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 ऐसी कंडीशंस को हमने बता दिया। इसका जो सेक्टर का एरिया, वृत्तखंड का एरिया, ये छूट रहा था, इसको भी हमने बता दिया। और लगभग इस वृत्त में इतना ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम समझेंगे बहुभुज और उसके कोणों के बारे में। तो अभी तक के लिए नमस्कार।